चलो बच्चों, तो आज हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 10 कंटिन्यू करें। जो चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो, कल के वीडियो में हमने समझा था कि लाइट से रिफ्लेक्शन कैसे होता है। रिफ्लेक्शन का पार्ट हम लोग समझ रहे थे ना। रिफ्लेक्शन मतलब कोई भी चीज से लाइट का टकरा कर वापस आना, तो वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। कल हमने रिफ्लेक्शन के बारे में समझा, रिफ्लेक्शन के लॉज देखे, एक प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो भी समझा हमने। समझा था ना प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन। और हम लोग देख रहे थे कि अब स्पेरिकल मिरर से, मतलब स्पीयर जो राउंड मिरर्स आते हैं उनसे रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो आज हमें समझना है। हमने स्पेरिकल मिरर में कल दो टाइप के मिरर देखे थे। इसके बारे में आखिरी में समझा था ना कि दो टाइप के मिरर आते हैं, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर वो कहलाते हैं ना जो अंदर की तरफ मुड़े हुए हो। अंदर की तरफ मुड़े हुए हो तो वो कॉनकेव मिरर कहलाते हैं। ठीक है, जिसकी अंदर की तरफ शाइनिंग हो उस पे जो है वो रिफ्लेक्शन होता है, और बाहर से बंद हो, ओपेक्यू हो। और कॉन्वेक्स मिरर क्या कहलाता है? जो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ हो, मतलब जिसमें बाहर की तरफ रिफ्लेक्शन होता हो, बाहर की तरफ शाइनिंग हो और अंदर से ओपेक्यू, अंदर से बंद, तो वो कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। ऐसा हमने समझा था ना कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से। अब ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनती है वो हमें समझना है, और उसके लिए कुछ रूल्स हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ बेटा, ध्यान से समझना। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनेगा उसके लिए कुछ रूल्स आते हैं। आज हम लोग वो रूल्स देखेंगे और इमेज कैसे बनता है वो भी समझेंगे। सबसे पहले कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनता है वो समझने के लिए कुछ टर्म्स समझने होंगे। वो रूल्स का हो या समझो, कुछ टर्म्स हमें समझने हैं। सबसे पहले हम लोग समझे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मीन्स क्या? तो कर्वेचर मतलब समझो मिरर ही हुआ। ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। भले फिर वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में सेंटर ऑफ कर्वेचर तो बनता ही है। कैसे? आप समझो कि पहले तो समझो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनता है। आपको पता है ये कॉनकेव मिरर कैसे बनता है? आप कॉनकेव मिरर जैसे यहाँ इमेज ये देख रहे हो ना कि यहाँ पर छोटा सा ये कर्व मिरर है, कॉनकेव मिरर ऐसे। लेकिन ये कॉनकेव मिरर कैसे बनता है? तो कॉनकेव मिरर बनता तो पूरे एक राउंड मिरर में से ही होगा ना, कि एक पूरा राउंड मिरर होगा। इस राउंड मिरर में इतना सा पार्ट वो काट देते हैं, इसलिए उसे कर्वेचर कहते हैं, कि ये इतना पार्ट काट दिया जाता है, तो ये जो पार्ट बना वो कॉनकेव मिरर हो गया ना। तो कॉनकेव मिरर या भले कॉन्वेक्स मिरर, कि कॉन्वेक्स मिरर जो हुआ वो कॉन्वेक्स मिरर में ये बाहर की तरफ, ठीक है ना, ये बाहर का पार्ट उसमें काटते होंगे। तो ये जो मिरर बनता है कॉनकेव या कॉन्वेक्स, वो एक पूरे स्पेरिकल मिरर में से तैयार होता है। और वो जो अगर स्पेरिकल मिरर मतलब राउंड मिरर होगा, तो उस राउंड मिरर का कोई ना कोई सेंटर तो होगा कि नहीं। समझे ना, कि ये जो कॉनकेव मिरर है या भले कॉन्वेक्स मिरर कोई भी गिनो, ये कॉनकेव मिरर पूरे स्पेरिकल मिरर में से ही तैयार किया जाता है, कि पूरे स्पीयर में काट कर, इतना पार्ट काट कर ये कॉनकेव मिरर तैयार करते हैं। तो इस पूरे सर्कल का जो सेंटर कहलाया, इस पूरे सर्कल का सेंटर, उसे ही तो हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स क्या है, ये बात ध्यान में आ गई ना, कि कोई भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर जो पूरे स्पेरिकल मिरर में से बनाया जाता है, उसका सेंटर, उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जब आप ऐसी ड्राइंग बनाओगे ना, तो ऐसी ड्राइंग जो बनाओगे तो उसमें इस कॉनकेव मिरर के यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी लिखा जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए सिंबल कौन सा आता है? सी। ठीक है, या तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो तो उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ आता है, यहाँ पर ये सी। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद दूसरा जो टर्म आता है ना, वो आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस किसे कहते हैं? मैथ्स में रेडियस का मतलब क्या होता है? मैथ्स में रेडियस का मतलब ये होता है ना कि सेंटर से लेकर सर्कल तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पे भी वही ना, कि सेंटर से सर्कल तक का जो डिस्टेंस हुआ उस डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। यहाँ पर भी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हुआ ना, ये सी,
तो इस सेंटर से सर्कल तक का या समझो मिरर तक का, इसमें मिरर है ना, ये कॉन्केव मिरर जो है, तो इस सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कॉन्केव मिरर तक का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का सिंबल देते हैं आर, बराबर। मतलब यहाँ जो ये सी है ना, और यहाँ मिरर में जो है, ये जो मिरर है, तो ये सी से लेकर इस मिरर तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आया? ये जो मिरर बनते हैं, सब मिरर एक ही साइज के थोड़ी होते हैं, कोई मिरर छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। तो इसी वजह से कोई अगर छोटा सा मिरर हो, तो छोटा सा अगर मिरर होगा तो उसका सेंटर भी जो है वो पास में होगा, रेडियस भी छोटा होगा। सही बात है ना? अगर कोई ऐसा बड़ा मिरर होगा तो इस बड़े मिरर में सेंटर भी थोड़ा दूर होगा और रेडियस भी ज्यादा होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये ध्यान में आ गया ना? ठीक है, ये टर्म्स बिल्कुल माइंड में बिठा देना कि आगे जो हम लोग इसके सॉल्यूशन देखेंगे, आगे जो टर्म समझेंगे, उसमें ये काम आएंगे। इसके बाद दूसरा टर्म आता है, वो आता है पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस। पोल किसे कहते हैं? तो कोई भी कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर हो ना, तो उस मिरर का सेंटर वो पोल कहलाता है। पोल मतलब पी कहते हैं, ठीक है ना? जैसे यहाँ कॉन्केव मिरर है, तो इस मिरर का ये सेंटर हुआ ना, ये पॉइंट जो हुआ, ये सेंटर, उस सेंटर को हम लोग कहते हैं पोल, पी, है ना? पोल का सिंबल क्या आता है? पी आता है। भले फिर वो कॉन्वेक्स मिरर भी हो, तो कॉन्वेक्स मिरर में भी बिल्कुल बीच में जो ये सेंटर आता है, मिरर का सेंटर, तो उसे हम लोग कहते हैं पोल। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा कॉन्केव मिरर अगर आप बनाओ, तो उस मिरर का जो बिल्कुल बीच में पॉइंट बनेगा, उसे पोल कहेंगे। और प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? तो ये ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब कि इस पोल में से, सुनना, कि इस पोल में से अगर एक इमेजिनरी लाइन पास की जाए, इमेजिनरी लाइन ना, रियल नहीं, ये मिरर में से कोई रियल लाइन थोड़ी पास होगी। अगर एक इमेजिनरी लाइन पास की जाए ना ऐसी ड्राइंग बनाने के लिए, तो इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसका कोई शॉर्ट वर्ड नहीं है, लेकिन समझो कि मिरर में पोल में से, ये पोल में से अगर एक इमेजिनरी लाइन पास की जाए, तो उस इमेजिनरी लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आगे मैं यही वर्ड बोलूंगा कि पोल में से लाइन पास की गई, तो पोल मतलब क्या, तो माइंड में आ जाना चाहिए कि मिरर का सेंटर वो पोल कहलाया। उस पोल में से जो लाइन पास की जाती है, उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है ना? यहाँ ये है ना, ये बीच में जो लाइन पास की गई है, सीधी पोल में से पास हो रही है। या इसमें से भी देखो कि बिल्कुल बीच में पोल में से जो लाइन पास होगी ना, उस लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद दूसरा टर्म आता है, वो आता है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस, अब यहाँ एक बात समझो, ठीक है? अब एक बात ध्यान से समझना कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में अगर हम लोग कहें ना, तो जैसे यहाँ पर कॉन्केव लेंस है, ये जो इमेज बनी हुई है, तो ध्यान से समझना कि जैसे ये कॉन्केव लेंस, इस कॉन्केव लेंस में बिल्कुल बीच में ये पोल आया, बराबर। इस पोल में से जो अगर लाइन पास की गई, तो वो क्या कहलाई? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाई। ध्यान से समझना कि इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे लिखा जाता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे समझ गए ना सेंटर किसे कहते हैं? कि ये अगर मिरर पूरा सर्कल बनाया जाए, तो इस सर्कल का जो सेंटर बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब अगर इस कॉन्केव मिरर पर लाइट पास की जाए, समझो इस कॉन्केव मिरर पर लाइट पास की जा रही है, अगर इस मिरर पर ऐसे लाइट पास की जाए ना, तो ये मिरर है, लाइट पास होके क्या होगी? उसमें से रिफ्लेक्शन होगा, होगा ना, रिफ्लेक्ट होगी ना लाइट। समझो ये पहली लाइट जो पास की गई, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ रही है, ये जो दूसरी लाइट पास की गई, वो भी रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ रही है। समझो यहाँ से एक लाइट पास की जा रही है, वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जा रही है। ठीक है, क्या अगर दूसरी कोई लाइट अगर पास की जाए, तो वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ रही है। समझ रहे हो?
और ये भले मेरी इमेज थोड़ी यहाँ वहाँ बनी, लेकिन ध्यान दो कि इस कॉनकेव मिरर के ऊपर लाइट पास करें तो वो रिफ्लेक्ट होकर आएगी ना, और ये सब लाइट रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे जमा होगी। अब इस ड्राइंग में देखो, अब इस ड्राइंग में प्रॉपरली देखो कि यहाँ जो है सब लाइट आ रही है ना, एरो दिखाई दे रहे हैं, ये सब लाइट रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे जमा हो रही है। तो ये जो पॉइंट पे जमा होगी ना, ये जो पॉइंट पे जमा होगी ना, उस पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। समझे ना, फोकस का मतलब ही यही कि जहां पर सब लाइट एक पॉइंट पे जमा हो रही है। ठीक है, तो ये क्या कहलाया, प्रिंसिपल फोकस कहलाया। समझे। अब जैसे अगर कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, अब ये वाली इमेज देखो कि जैसे कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर में अगर ऐसे ही लाइट पास करेंगे ना, तो वो लाइट पास होके सब इस डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ जा रही है ना सब लाइट, है ना, ये सब लाइट यहाँ जा रही है, तो ये लाइट तो कहीं पे जॉइंट नहीं होगी ना, होगी ये लाइन जॉइंट, ये लाइट यहाँ जा रही है, ये लाइट यहाँ जा रही है, सीधी सीधी जाएगी, कोई जॉइंट होगा ही नहीं इसकी तरह कि जैसे यहाँ जॉइंट हुआ था, होगा इसमें नहीं। लेकिन इस लाइट को अगर इमेजिनरी पीछे की तरफ लेके आए, कल बताया था ना वो वर्चुअल इमेज में, कि वर्चुअल इमेज की तरह अगर हम लोग इसे इमेजिनरी पीछे की तरफ लेकर आए, तो यहाँ पीछे सब लाइट एक पॉइंट पे जमा होगी, तो ये इसका प्रिंसिपल फोकस कहलाया। कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल फोकस इस तरफ आता है लेफ्ट हैंड साइड, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल फोकस यहाँ राइट हैंड साइड पे आता है। समझ में आया। तो अब प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं, जब कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में सभी लाइट जॉइंट होकर एक पॉइंट पे जहां मिलती हो ना, तो उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस को हम लोग अल्फाबेट देते हैं कैपिटल एफ, ये प्रिंसिपल फोकस, याद रखना ये पॉइंट्स। और दूसरा आता है उसके साथ फोकल लेंथ, क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो फोकल लेंथ मतलब कि ये प्रिंसिपल फोकस से, ये जैसे समझो यहाँ, ये रफ में समझो कि ये जो प्रिंसिपल फोकस, ये जो पॉइंट मिला ना, इस पॉइंट से मिरर तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट से, ये पॉइंट से मिरर तक का जो डिस्टेंस बनेगा ना, इस डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। देखो लेंथ है मतलब डिस्टेंस ही हुआ ना, तो ये जैसे पॉइंट एफ मिला ना आपको, ये जैसे पॉइंट एफ मिला, इस एफ से पी तक का डिस्टेंस, पी मतलब पोल ना, तो एफ से लेकर पी तक का डिस्टेंस उसे हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स मिरर में भी ये एफ से लेकर ये पी तक का डिस्टेंस, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ को शॉर्ट में स्मॉल एफ कहा जाता है, स्मॉल एफ। बराबर, ये टर्म सब समझ में आ गया ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर जो है वो हमने ये समझा ना, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, ये सब टर्म एकदम माइंड में बिठाना, इसी पर से ही आगे आगे जो है वो थियरी चलेगी। नहीं होता हो तो वीडियो रिवाइंड करके फिर से एक बार ध्यान से सुन लो, लेकिन ये टर्म्स याद रख लो। तो ये जैसे समझा ना, अब आखिरी इसमें एक बात समझ लो, कोई भी ड्राइंग देख लो, कोई भी आप लोग ड्राइंग देख लो, उस ड्राइंग में कि जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, ये सी, और ये एफ, यहाँ पर एफ लिखते हैं ना, ये फोकल, ये प्रिंसिपल फोकस, तो उसमें ये एफ और ये सी, तो ये सी हमेशा एफ से डबल साइज में दूर होता है, या समझो डिस्टेंस डबल होता है। तो उसके लिए एक रूल कहते हैं कि समझो C से P तक का डिस्टेंस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पोल तक का जो डिस्टेंस होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आगे हमने देखा उसे क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, भले इस ड्राइंग में देखो, यहाँ इस ड्राइंग में देखो कि ये C से लेकर ये P तक का डिस्टेंस, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। आगे देखा ना। और ये F से, यहाँ जो पॉइंट समझो F बनेगा, तो ये F से P तक का डिस्टेंस, प्रिंसिपल फोकस से पोल तक का डिस्टेंस, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल f कहते हैं ना। बराबर, तो ये समझो कि ये रेडियस, ये फोकल लेंथ से हमेशा डबल होता है। ये C जो है वो हमेशा इस F से डबल डिस्टेंस पे होता है।
मतलब समझो ये फोकल लेंथ P से F तक का डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर होगा ना, तो P से C तक का डिस्टेंस, ये रेडियस, वो 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसके लिए रूल लिखते हैं कि R इक्वल टू 2F। ये रूल अच्छी तरह से माइंड में बिठा लो। R इक्वल टू 2F के रेडियस वो फोकल लेंथ का डबल होता है। कि अगर फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर तो रेडियस 10 सेंटीमीटर, कि अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर तो रेडियस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने बताया ना इस चैप्टर में सम्स आते हैं, उस सम्स में ये रूल बहुत काम आता है। बरोबर, तो इन सब टर्म्स के साथ ये रूल अच्छी तरह से याद रख लेना। बरोबर ना, तो देखो अब ये जो हमने सब टर्म्स समझ लिए ना, अब इन टर्म्स पर से हम लोग समझें कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज बनते हैं। और वो अब इमेज बनाने के लिए स्पेरिकल मिरर में फिक्स रूल्स आते हैं कि इमेज बाय स्पेरिकल मिरर। अब ये समझना, यहाँ पर 4 रूल्स हैं हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए। सबसे पहला रूल ये आता है कि अगर कभी भी लाइट जो है फ्रॉम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है वो आपको माइंड में आ जाना चाहिए बेटा, कि अब अगर यहाँ पे आप भूल गए ना कि प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, तो आगे आपका चैप्टर चलेगा ही नहीं। अगर अभी भी आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ बेटा, वीडियो रिवाइज पीछे जाओ और फिर से जो है वो ये रिवाइज कर लो कि प्रिंसिपल एक्सिस मतलब क्या। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये चीज़ आपके माइंड में आ ही जानी चाहिए कि प्रिंसिपल एक्सिस मतलब कि मिरर में इस पोल में से पास होने वाली लाइट, बिल्कुल बीच में से पास होने वाली लाइट, वो प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल बीच में जो लाइन पास होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो कि स्पेरिकल मिरर में अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है ना, तो वो रिफ्लेक्ट होके हमेशा F में से आएगी, फ्रॉम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टू F। यहाँ देखो इमेज में, इस इमेज में देखो कि प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन है ना प्रिंसिपल एक्सिस, कि अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइन आ रही है, ठीक है, इस लाइन को देखो कि ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइट आएगी ना, तो वो यहाँ रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास होगी, तो हमेशा F में से निकलेगी। बरोबर, ये ड्राइंग बनाने का तरीका है बेटा, ये ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना ये, कि अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास होगी, तो हमेशा F में से पास होगी। ठीक है, ये रूल है, ध्यान रखना। फिर भले वो कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों ना हो, कॉन्वेक्स मिरर में भी ये देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। बरोबर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ ना, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट आ रही है ना कॉन्वेक्स में बाहर की तरफ, कि अगर वो लाइट आ रही है ना, तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो ऊपर की तरफ, ये लाइन तो ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन अगर उसे इमेजिनरी, मैंने बताया ना वर्चुअल की तरह, कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल ही होता है, कि अगर उसे वर्चुअली पीछे की तरफ ले आए ना, इस लाइन को अगर पीछे की तरफ ले आए तो वो हमेशा कहाँ से पास होगी, F में से। ठीक है, तो ये एक रूल याद रख लो पहला, कि अगर लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो कहाँ से पास होगी, F में से। ठीक है, दूसरा रूल उसका उल्टा, कि फ्रॉम F टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, के फ्रॉम F टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कि इसका उल्टा, कि अगर कोई भी लाइट F में से पास करोगे ना, तो वह रिफ्लेक्ट होके पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। जैसे ये ड्राइंग देखो, कि अगर लाइट F में से पास कर रहे हैं, ये वाली लाइन है ना, ये लाइन यहाँ से जा रही है, कि अगर ये लाइन F में से पास हो रही है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके टकरा कर कैसे जाएगी, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए जाएगी। ठीक है ना, फ्रॉम F टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर में, कि अगर इस कॉन्वेक्स मिरर में ये वाली लाइन अगर F की डायरेक्शन में भेज रहे हैं,
दूसरी तरफ तो नहीं जाएगी, दूसरी तरफ तो इमेजिनरी, लेकिन यहाँ से टकरा कर, मतलब यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई ना, ठीक है। तो ये रूल याद रख लो कि अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हो रही है, ये पहला, तो वो एफ में से रिफ्लेक्ट होके आएगी। या उसका उल्टा कि अगर लाइट एफ में से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनेगी, ठीक है। ये दो रूल। वैसे ही अब तीसरा रूल, कि तीसरा रूल ये है कि फ्रॉम सी टू सी, इसका मतलब कोई भी लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कर रहे हो ना, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ मैंने आगे बताया कि ये नाम याद रख लेना, उसके बिना नहीं चलेगा। फ्रॉम सी टू सी मीन्स कि अगर कोई भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी में से पास कर रहे हैं ना, तो वो रिफ्लेक्ट होके सी में से ही आएगी। ये लाइन देखो कि यहाँ पर ये लाइन, ये एरो देखो इस तरफ आ रहा है ना, कि ये लाइन अगर यहाँ जा रही है ना, तो यहाँ पे टकरा कर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके वापस इसी तरफ ही आएगी, वापस सी में से ही आएगी। यहाँ पे भी कॉन्वेक्स मिरर में भी, कॉन्वेक्स मिरर में भी अगर लाइन यहाँ पे आ रही है ना सी की तरफ, तो वो टकरा कर वापस उस सी की तरफ ही उसी डायरेक्शन में आएगी, बरोबर ना। ये डॉट डॉट दिया हुआ है मतलब इमेजिनरी सी की तरफ, कि अगर सी की डायरेक्शन में जब भी लाइट पास करेंगे ना, तो वो टकरा कर वापस वहीं पे ही आएगी। सही बात है। और दूसरा रूल ये आखिरी कि फ्रॉम पी टू पी, फ्रॉम पी टू पी, इसका मतलब ये कि अगर कोई भी लाइट इस पोल पर पास करो ना, कोई भी लाइट अगर पोल पर पास करो ना, तो वो एग्जैक्ट जैसे हमारा रिफ्लेक्शन के रूल्स थे ना, रिफ्रैक्शन के लॉज थे कि उसमें इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा इक्वल होते हैं कि नहीं, उस रूल्स के हिसाब से सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। अगर पोल में से पास कर रहे हैं तो पोल में से ही रिटर्न सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। मतलब यहाँ पे देखो कि ये लाइट अगर हम लोग पोल पे पास कर रहे हैं ना, ये लाइट देखो इस तरफ आ रही है, तो यहाँ पोल से टकरा कर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस उसी एंगल पे होगी। मतलब अगर यहाँ 30 के एंगल पे अगर आप लाइट रिफ्लेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पे भी 30 के एंगल पे ही वापस आएगा। अगर यहाँ 60 के एंगल पे लाइट पोल पे डालोगे ना, तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस 60 के एंगल पे ही आएगा, बराबर। फिर भले कॉन्वेक्स मिरर में ही हो, कॉन्वेक्स मिरर में भी बाहर की तरफ अगर समझो यहाँ 50 के एंगल पे अगर आप लाइट पास कर रहे हो ना, तो यहाँ पोल पे रिफ्लेक्ट होके पोल पे टकरा कर वापस 50 के एंगल पर ही आएगा। क्लियर। तो ये 4 रूल याद रखना स्फेरिकल मिरर से। और अब इस रूल के हिसाब से आपकी टेक्स्ट बुक में इम्पोर्टेंट थियरी दी गई है एक, वो थियरी है कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पे कहाँ पे इमेज रखने पर कैसी इमेज बनेगी और कहाँ इमेज बनेगी, ठीक है। उसकी आपके चैप्टर में 8 सिचुएशंस हैं, 8। कॉन्केव मिरर की 6 सिचुएशन और कॉन्वेक्स मिरर की 2 सिचुएशन। ये 6 सिचुएशंस आपको थियरी के लिए याद करनी है। तो अब हम लोग वो अलग अलग सिचुएशन समझें कि जिनमें सबसे पहली सिचुएशंस आती है इमेज बाय कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर की 6 सिचुएशंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहली सिचुएशन आती है कि अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रीड करना क्या लिखा हुआ है ना, आपकी टेक्स्ट बुक का ही है ये थियरी, सेम थियरी है और ये यही थियरी आपको याद करनी है। समझ कर पर समझना कि समझो अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी हो, कि अगर ये कॉन्केव मिरर है, जैसे ये इमेज देख रहे हो ना, और ये इमेज भी याद रखना है ऐसी, कि अगर ये कॉन्केव मिरर है, इस कॉन्केव मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे रखा गया हो, इंफिनिटी का मतलब क्या, बहुत दूर, काफी दूर। अब जैसे मिरर हुआ, उस मिरर से जो है वो आप लोग एकदम दूर से लाइट पास कर रहे हो उस मिरर पे, तो वो इंफिनिटी कहलाई, ठीक है कि नहीं। कि मतलब समझो आप एक रूम में आपने कॉन्केव मिरर रखा और आप लाइट पास कर रहे हो दूसरे रूम से, या तो उससे भी दूर से, ठीक है ना, उस मिरर पे लाइट डाल रहे हो दूसरे रूम या तो उससे भी दूर से, तो ये कहलाया इन्फिनिटी, एकदम दूर, बरोबर।
तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का मतलब समझो कि जिसमें से लाइट पास आ रही हो, है ना, जिसमें से लाइट निकल रही हो वो ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखें तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, पोजीशन ऑफ इमेज। तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी इमेज एफ पे बनेगी। एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। क्यों पता है? क्योंकि अगर इन्फिनिटी पे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हो ना, तो उसमें से जो लाइट निकलेगी ना, ये लाइंस देख रहे हो ना आप, बरोबर ना, ये जो 3 लाइंस बनी हुई है, ये लाइंस वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। अब प्रिंसिपल एक्सिस ध्यान आ रहा है ना, बीच वाली लाइन। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ बेटा, ये वर्ड्स याद रखना। प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, है ना, पोल, ये वर्ड्स याद होने चाहिए। चलो फिर से, कि अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, तो उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलेगी ना, वो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। और आगे जैसे हमने रूल देखा, कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो कहाँ से पास होगी, वो हमेशा एफ में से पास होगी। ये एफ है ना, एफ में से पास होगी। तो ये दोनों लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन टकरा कर कहाँ ज्वाइंट हो रही है, एफ पे। तो दोनों लाइन टकरा कर जहाँ ज्वाइंट हो ना, इमेज हमेशा वहीं बनता है। तो इसमें इमेज कहाँ बनेगा, एफ पे बनेगा। तो इसलिए कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखो तो इमेज एफ पे बनेगा, ये याद रखना। उस इमेज की साइज कैसी होगी वो बताओ। तो उस इमेज की साइज हाईली डायमिनिश्ड या तो पॉइंट साइज होगी। ये इमेज यहाँ एफ पे बनेगा तो उसके इमेज कैसा होगा पता है, एक पॉइंट जितना, एकदम हाईली डायमिनिश्ड मतलब एकदम छोटा। और नेचर कैसा होगा उसका, तो नेचर मतलब उसका रियल या वर्चुअल वो बताते हैं नेचर में। तो नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड। कि रियल होगा, एक तो देखो कि ये दोनों जो लाइट्स निकली, ये दोनों जो लाइन से जा रही है, फिर से बोल रहा हूँ, ये नीचे और ऊपर वाली लाइन, वो लाइन टकरा कर रियली आपस में ज्वाइंट हो रही है ना, पीछे की तरफ तो नहीं जा रही ना, ऐसे इमेजिनरी पीछे की तरफ तो नहीं ले जा रहा है ना, रियली आपस में ज्वाइंट हो रही है। तो इसीलिए वो रियल इमेज बनेगा और इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। ठीक है, बरोबर ना। तो ये पॉइंट याद रखना बेटा, ये पॉइंट से याद रखना कि अगर कोई भी इमेज इन्फिनिटी पे रखें, ये सिचुएशन है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वो इन्फिनिटी पे रखा जाए तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, एफ पर। साइज कैसी होगी, डायमिनिश्ड, एकदम पॉइंट जितनी। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये पहली सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा गया हो। देखो ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के, सी ये रहा, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ए बी रखा हुआ है, बरोबर। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो इसकी पोजीशन ऑफ इमेज बनेगी बिटवीन एफ एंड सी। कि अगर बियॉन्ड सी रखो ना, तो वो एफ और सी के बीच में, ये एफ और ये सी, इसके बीच में देखो ये बी और ए बना हुआ है ना, बरोबर ना, यहाँ बनेगी। कैसे पता है, देखो हाँ, यहाँ रफ में समझना, कि समझो ये कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर के बिल्कुल बीच में ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे ये पोल है, ये हुआ उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझो सी, बरोबर। उस सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा वो होगा एफ, ये एफ होगा ना। अब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब इस सी के पीछे, बरोबर ना, बियॉन्ड सी रखा हुआ है यहाँ पर। तो हर ऑब्जेक्ट में से कम 2 लाइन पास करते हैं, कम से कम कितनी, 2 लाइन पास करते हैं। तो जिससे वो दोनों लाइन जहाँ ज्वाइंट होगी ना, वहाँ इमेज बनेगा। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, इस ऑब्जेक्ट का नाम ए बी। देखो यहाँ ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ए और बी ऐसे नाम रखा। इसमें से 2 लाइट निकलेगी हमेशा। एक लाइट निकलेगी एकदम सीधी, जो कहलाया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और आगे का रूल था, जैसे जैसे वो पहले 4 रूल बताए, तो उस रूल में अगर कोई भी लाइट सीधी पास हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल,
तो वो यहाँ टकरा कर कहाँ से जाएगी, वो पास होगी एफ में से। तो एक लाइट निकलेगी, वो समझो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो एफ में से आएगी। और दूसरी लाइट जो पास करते हैं ना, वो दूसरी लाइट भले आप सी में से पास करो या एफ में से पास करो, कहीं से भी। समझो दूसरी लाइट में पास करता हूँ सी में से, बराबर। मैंने रफ इमेज बनाई थी ना, समझो मिरर में थोड़ा आगे बढ़ा हूँ, ठीक है। ये रफ इमेज है, बाकी ये तो परफेक्ट इमेज बनेगी। जैसे देखो ये लाइन पास हो रही है सी में से, तो रूल क्या था हमारा कि सी में से कोई भी लाइन पास करो तो वो टकरा कर वापस सी में से ही आएगी, है ना। तो ये मैंने लाइन सी में से पास की, तो वो टकरा कर वापस सी में से ही आएगी ना ऊपर। और ये दोनों लाइट जहाँ ज्वाइंट होगी ना इस पॉइंट पे, दोनों लाइन यहाँ ज्वाइंट हुई ना इस पॉइंट पे, तो ये पहली वाली लाइन ये टकरा कर नीचे आई, और दूसरी वाली ये लाइन जो टकरा कर आ रही थी, दोनों जहाँ ज्वाइंट हुई ना वहाँ बनेगा इमेज। वो पोजीशन ऑफ इमेज कहलाई, जो हम ये ढूंढते हैं ना पोजीशन ऑफ इमेज, वो यहाँ कहलाई, बरोबर है। ध्यान से समझना ये मैंने रफ इमेज बनाया। अब यहाँ देखो कि ये एक लाइन यहाँ पास हो रही है, ये सीधी जाकर एफ में से निकली, और दूसरी लाइन यहाँ से आ रही है, ये सी में से निकलकर वापस सी में से ही आई। तो दोनों जहाँ ज्वाइंट हुए ना इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट पे इमेज बनेगी। ये नीचे की तरफ इमेज बन रही है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, ये बीच वाली लाइन, उसके नीचे अगर इमेज बन रही है ना तो वो उल्टी इमेज बनी। अगर ऊपर इमेज बनती ना तो सीधी इमेज बनती। नीचे लाइन ज्वाइंट हुई ना दोनों, तो ये उल्टी इमेज, ए बी का उल्टा, बी डैश ए डैश, इमेज होता है ना इसलिए डैश लगाते हैं, बी डैश ए डैश। तो इसलिए देखो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनी, ये एफ और सी के बीच में ये बनी ना इमेज। साइज कैसी है उसकी, तो साइज डायमिनिश्ड है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, और उसके सामने ये इमेज, तो इमेज देखो छोटी बनी हुई है ना, बराबर ना। तो उसकी साइज डायमिनिश्ड। और नेचर कैसा है, तो नेचर में देखो ये दोनों लाइन रियली यहाँ ज्वाइंट हुई ना, यहाँ जैसे ज्वाइंट किया हमने, रियली दोनों ज्वाइंट हुई ना, इमेजिनरी तो नहीं लेके गया ना, तो इसलिए रियल इमेज। रियल और कैसा, इन्वर्टेड, नीचे की तरफ बनाना, तो इसलिए इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, बराबर। तो ऐसे ये पोजीशन याद रखो इसकी कॉनकेव मिरर की। ये सेकंड सिचुएशन हुई। आप खुद भी बना सकते हो इसकी इमेज, कि यहाँ सी के पीछे रखा है ना, बियॉन्ड सी था, तो जैसे मैंने बताया ना सी के पीछे यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, उस ऑब्जेक्ट में से दो लाइन पास करो, रूल के हिसाब से दो लाइन पास करो, तो खुद ब खुद यहाँ इमेज बन जाएगी आपकी, बराबर। अब तीसरी सिचुएशन, कि अगर ऑब्जेक्ट एट सी रखा, एट सी मतलब एग्जैक्ट सी पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ मिलेगी, पोजीशन ऑफ इमेज भी मिलेगी सी पे ही। ये तो पहले रूल भी था कि सी में से पास करो तो सी में से ही, सी में लाइट पास करो तो वो सी में से ही वापस आएगी, ठीक है ना। इसको भी देखो रफ में से बनाया ना, कि अगर ऐसा ये कॉनकेव मिरर है, उसमें से वैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल बनाते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, और ये एफ है, बरोबर। अब समझो कोई ऑब्जेक्ट मैंने सी पे ही रखा, ये ऑब्जेक्ट ए बी, जैसे यहाँ देख रहे हो इमेज में कि ये ऑब्जेक्ट ए बी, कि अगर सी में से इस ऑब्जेक्ट में से दो लाइन पास होगी ना, एक लाइन सीधी जाएगी, सीधी जाएगी तो वो टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से आएगी, एफ में से, ठीक है ना, एफ में से पास हुई। और दूसरी लाइन निकलेगी यहाँ सी या एफ में से, अब ये लाइन सी में से तो आएगी ही नहीं, तो वो लाइन एफ में से जाएगी। और अगर ये लाइन एफ में से पास हो रही है, तो वो रूल क्या था, आगे जो रूल था हमारा उसके हिसाब से, कि अगर कोई भी लाइट एफ में से जा रही है ना, तो वो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है ना। कि ये लाइन देखो यहाँ से, कि ये लाइन यहाँ जा रही है, तो ये एफ में जा रही है, एफ में से पास होके टकरा कर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये एरो जा रहा है ना, और ये दोनों लाइन जहां पर ज्वाइंट होगी ना वहां इमेज बनेगा। मैंने रफ इमेज बनाई है, तो यहाँ दोनों लाइन जो ज्वाइंट हुई वो इमेज एग्जैक्ट सी पे ही बनेगा। ये मैंने रफ बनाया है इसलिए थोड़ा टेढ़ा हो गया। बाकी यहाँ देखो तो ये दोनों लाइन कहाँ ज्वाइंट हो रही है, दोनों लाइन यहीं पे ही ज्वाइंट हो रही है, कि एक लाइन ये जो ये टकरा कर एफ में से आ रही है, और दूसरी लाइन ये जो एफ में से पास हो रही है
वो टकरा कर रिफ्लेक्ट होके इस साइड वापस पैरेलल जा रही है, तो दोनों यहाँ ज्वाइंट हुई ना, तो जहां ज्वाइंट हुई नीचे की तरफ ज्वाइंट हुई तो उसकी इमेज ये उल्टी बनी बी डैश ए डैश। तो ये याद रखो कि अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी है तो इमेज भी एट सी ही बनेगी। साइज कैसी होगी, तो साइज भी सेम साइज की होगी, उसी साइज की, छोटी बड़ी नहीं। देखो इमेज में दिखाई दे रहा है ना, सेम साइज की है। और नेचर कैसा होगा, तो ये भी रियल और इन्वर्टेड होगा। एक तो रियल है ना, रियली दोनों लाइन ज्वाइंट हुई ना इस पॉइंट पे, तो रियल, और नीचे की तरफ बनी है इसलिए इन्वर्टेड। देखो ये 3 पोजीशन बनी ना, उसमें देखो कॉन्केव मिरर में हमेशा रियल इमेज ही बनती है। ध्यान रखना 90% रियल इमेज ही तैयार होती है। अब इसके बाद दूसरा आता है, उसके बाद की सिचुएशन कि अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, कि अगर सी और एफ के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो उसकी इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। कहाँ बनेगी उसकी इमेज, बियॉन्ड सी बनेगी। ठीक है, आपको अगर ध्यान है तो ये सेकंड का उल्टा है। हमने सेकंड सिचुएशन देखी थी उसका उल्टा। सेकंड सिचुएशन में क्या था पता है, कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखो ना तो इमेज सी और एफ के बीच में मिलती है। ये उसका उल्टा, कि अगर सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखो ना तो इमेज बियॉन्ड सी मिलती है, सी के पीछे। बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे। यहाँ देखो ऑब्जेक्ट ए बी वो रखा हुआ है कहाँ पर, सी और एफ के बीच में। देखो इसे भी अगर रफ में समझे ना, जस्ट समझ लो कि वैसे वही, कि ये बीच में प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, कि यहाँ पर ये सी, यहाँ पर है ये एफ, कि इसमें अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखते हैं यहाँ पर ये ए बी ऑब्जेक्ट, तो इनमें से भी 2 लाइट पास होगी ना। हमेशा एक लाइट जाएगी सीधी, सीधी जाएगी तो टकरा कर कहाँ आएगी, तो टकरा कर आएगी यहाँ पर। और एक लाइट पास होगी या तो सी में से या तो एफ में से, कहीं से भी पास करो। तो दूसरी लाइट जाएगी, अगर सी में से पास करनी है ना, जैसे इन्होंने सी में से पास की है, सी में से कैसे पास होगी, तो यहाँ ये वाली लाइट देखो कि ये लाइट सी में से जाएगी पहले ये ऊपर, सी मतलब कि यहाँ नीचे की तरफ तो नहीं लेकिन उसी डायरेक्शन में पहले ये ऊपर जाएगी, और यहाँ पर जो है वो रिफ्लेक्ट होके वापस सी में से ही पास होगी। बरोबर ना, क्योंकि सी का तो रूल है ना, आगे हमने देखा ना कि सी का रूल, सी में से लाइट पास करो तो वो वापस सी में से ही आएगी। तो ये दोनों लाइट जहाँ ज्वाइंट होगी वो यहाँ इमेज बनेगा। बरोबर ना, एक ये लाइट यहाँ सीधी जा रही है एफ में से, सॉरी एक सीधी लाइट गई जो रिफ्लेक्ट होके एफ में से आ रही थी, ठीक है, और एक लाइट यहाँ सी में से पास की, वो यहाँ, दोनों जहाँ ज्वाइंट होगी वहाँ इमेज बनेगा ना, ये बी डैश ए डैश, ये बियॉन्ड सी, सी के पीछे बना। और जरूरी नहीं सी में से लाइन पास करो, आप एफ में से भी लाइन पास कर सकते हो। कि अगर समझो मैं यहाँ पर दूसरी लाइट एफ में से पास कर रहा हूँ, तो एफ का रूल क्या, कि वहां से टकरा कर पैरेलल जाएगी, तो वहां से टकरा कर ये लाइट पैरेलल जाएगी। तो अगर पैरेलल लाइट भी जाएगी ना तो ये दोनों जहां जॉइंट हुए ना वहां इमेज बनेगा, तो ये इमेज भी सी के पीछे बियॉन्ड सी ही बनेगा। भाई ये मेरा रफ इमेज है इसलिए ये ऐसा बना, बाकी वो पोजीशन यही मिलेगी जहां ये मिला है, कि भले आप सी में से पास करो या एफ में से पास करो। ठीक है ना, इसलिए बोल रहा हूँ आप इमेज खुद बना सकते हो, कि आपको एग्जाम में ऐसे ही होगा कि ये पोजीशन दी गई होगी तो उस पर से ये बताओ कि ये इमेज कहाँ बनेगी, फिर उसकी साइज कैसी होगी, तो इसकी साइज कैसे होगी, एनलार्ज, बराबर ना, बड़ी होगी ना इसके कंपैरिजन में, यहाँ नीचे बनेगा ये बड़ी। और नेचर कैसा होगा, तो नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, बराबर ना, रियल और इन्वर्टेड। अब यहाँ एक दूसरी भी बात सुनो, बराबर, एक दूसरी बात सुनो ध्यान से, कि अगर मिरर में ये बिल्कुल बीच में प्रिंसिपल एक्सिस बनाया हुआ है ना, यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, तो एक चीज ध्यान रखो कि कभी भी ऑब्जेक्ट, ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट
अगर ऑब्जेक्ट कभी भी सी के पीछे रखा हुआ होगा ना, कहीं पर भी भले यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कि इन्फिनिटी पे रखो, अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा हुआ होगा ना, तो उसकी साइज, ये साइज के बारे में बता रहा हूँ, उसकी साइज हमेशा छोटी मिलेगी। उसकी साइज हमेशा कैसे मिलेगी? छोटी मिलेगी। ये रूल ध्यान रखना। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सी के पीछे रखा हुआ हो तो उसकी साइज हमेशा छोटी मिलेगी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सी के आगे रखा हुआ हो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सी के आगे रखा हुआ हो, जैसे ये था सी और एफ के बीच में, तो ये सी के आगे ही हुआ ना, तो कोई भी ऑब्जेक्ट सी के आगे होगा ना तो उसकी साइज हमेशा बड़ी मिलेगी, एन लार्ज। सी के पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा ना तो उसकी साइज डायमिनिश्ड, छोटी मिलेगी। सी के आगे हो तो उसकी साइज एन लार्ज, बड़ी मिलेगी। और एग्जैक्ट सी पे ही ऑब्जेक्ट रखो ना तो वो सेम साइज का मिलेगा। इससे पहले वाली सिचुएशन देखी कि नहीं हमने? बरोबर। इससे पहले वाली जितनी भी सिचुएशन देखी ना, तो उसमें सी के इस साइड पे पॉइंट रखा हुआ था तो वो डायमिनिश्ड मिला। अब ये सी के आगे हमने रखा, सी और एफ के बीच में, तो उसकी इमेज कैसी मिली? उसकी इमेज एनलार्ज मिली ना। समझ में आ रहा है? तो ये भी सिचुएशन ध्यान देना। उसके बाद की सिचुएशन है कि एट एफ, क्या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एफ रखा हमने, तो अगर पोजीशन एफ पे है ना, एग्जैक्ट एफ मतलब ये फोकस पॉइंट पे है ना, पॉइंट ऑफ फोकस पे, कि अगर एफ पे रखा है हमने तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? उसकी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। ये भी अगर आप ध्यान दो ना तो आपके फर्स्ट वाले सिचुएशन का उल्टा है। पहली वाली सिचुएशन का ये उल्टा है कि पहली सिचुएशन में कैसा था आपका कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखो तो इमेज एफ पे बनती थी। तो ये उल्टा कि अगर ऑब्जेक्ट एफ पे रखो तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है ना? यहाँ जैसे दिया हुआ है ये एफ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, तो इमेज इमेज इन्फिनिटी पे मतलब एकदम दूर, एकदम दूर, जो दिखेगी ही नहीं इमेज। कि अगर अगर आप लोग जो है, अगर आप लोग यहाँ पे समझो कि वैसे ये प्रिंसिपल एक्सेस बना हुआ है, ये पोल है, यहाँ पर ये एफ है और यहाँ ये सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि अगर मैं ऑब्जेक्ट एफ पे ही रखूँ ना, यहीं पे ही मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसमें से भी दो लाइन निकलेगी ना। एक लाइन तो हमेशा सीधी निकलेगी, सीधी निकलेगी जो टकरा कर कहाँ से जाएगी? इस एफ में से ही। और दूसरी लाइन, तो दूसरी लाइन या एफ में से या सी में से पास करते हैं। अब ये लाइन तो एफ में से नहीं निकलेगी क्योंकि एफ पे ही तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो दूसरी लाइन पास करते हैं सी में से। सी में से कैसे? तो इसी डायरेक्शन में यहाँ से लाइट निकलेगी ये ऊपर और टकरा कर वापस सी में से आएगी। बराबर ना? यहाँ से लाइट निकलेगी ये ऊपर और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके सी में से आएगी, और ये दोनों लाइट इस तरफ होती जाएगी जो न जाने कहाँ जाकर मिलेगी। ठीक है? वो जहाँ पे भी जाकर मिले ना वहां पर वो इमेज बनेगी भाई। तो इसलिए वो इमेज क्या कहते हैं? एट इंफिनिटी, एकदम दूर। समझे? तो एफ पे ऑब्जेक्ट रखो तो इंफिनिटी पे मिलेगा। साइज कैसी होगी? तो साइज हाईली एनलार्ज। मैंने बताया ही कि ये सी के इस तरफ अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे कभी भी तो उसकी इमेज एनलार्ज, बड़ी ही मिलेगी। इन्फिनिटी पे एकदम दूर है तो उसकी इमेज हाईली एनलार्ज, एकदम बड़ी मिलेगी। नेचर कैसा? तो नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आई ना ये फिफ्थ सिचुएशन? अब उसके बाद आती है सिक्स्थ और फाइनल, ये स्पेशल सिचुएशन। ये सिक्स्थ सिचुएशन वो स्पेशल सिचुएशन कहलाती है जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बिटवीन पी एंड एफ। पी एंड एफ मतलब कि पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। ठीक है? पी एंड एफ उसके बीच में, ये पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ए बी। ये पोजीशन कहलाई कि पी और एफ के बीच में रखे ना तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी पता है? पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी, यहाँ बनेगी मिरर के पीछे। ठीक है? ये एक ही ऐसी स्पेशल सिचुएशन है और
इसकी साइज कैसी होगी, तो साइज होगी एनलार्ज, बड़ी होगी इसकी साइज कंपेयर में, क्योंकि सी के इस तरफ अगर कुछ भी रखो तो उसकी साइज बड़ी ही मिलेगी। और नेचर कैसा, तो नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये सिचुएशन आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में भी बहुत बार पूछते हैं। देखो मैंने पहले भी बताया कि कॉन्केव मिरर में हमेशा इमेज वो रियल और इन्वर्टेड ही मिलती है। कैसे मिलती है, रियल और इन्वर्टेड कॉन्केव मिरर में। सिर्फ यही एक सिचुएशन है कि जिसमें रियल नहीं वर्चुअल इमेज मिलेगी, और इन्वर्टेड नहीं उल्टी नहीं इरेक्ट मतलब सीधी इमेज मिलेगी। कि अगर ऑब्जेक्ट, यहाँ समझो कॉन्केव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये जैसे F बराबर, ये C, यहाँ पर ये पोल है, कि अगर ऑब्जेक्ट आप F और ये P फोकस और पोल के बीच में रखोगे ना, ये बीच में रखोगे ना, जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो उसमें से भी 2 लाइट निकलेगी। आप समझना बाबा, मैं यहाँ इमेज नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पीछे नहीं बनेगी इमेज। तो यहाँ पर ऐसा कि इसमें से भी 2 लाइट निकलेगी। एक लाइट जाएगी पोल में से, यहाँ पोल में से एक लाइट पास होगी। जो हमारा रूल क्या था कि अगर जो है वो पोल में से पास हो तो उसी एंगल पे यहाँ पे आएगी, उसी एंगल पे पास होगी। तो ये लाइट यहाँ जाएगी पोल में से, तो उसी एंगल पे यहाँ पे पास होगी, यहाँ पे निकलेगी ये पहली लाइट रिफ्लेक्ट होके। और दूसरी लाइट यहाँ सी में से, बराबर, दूसरी लाइट सी में से, एफ में से तो नहीं जाएगा, एफ तो पीछे हो गया। तो सी में से मतलब यहाँ ऊपर की तरफ लाइट पास करेंगे, तो ये एरो दिया हुआ है ना, रिफ्लेक्ट होके वापस इस सी में से ही आएगा, दूसरी लाइन यहाँ जाएगी। अब ये वाला एरो और ये वाला एरो, ये दोनों लाइन कहीं पे जॉइंट होगी। देखो दोनों उल्टी उल्टी डायरेक्शन में जा रही है। ये रियली दोनों लाइट जॉइंट होगी ही नहीं। जहाँ रियली लाइट जॉइंट हो तो रियल इमेज बनता है ना, ये लाइट रियली जॉइंट होगी ही नहीं। तो इन लाइट को इमेजिनरी ये पीछे की तरफ ले जाते हैं। यही वाली लाइट को देखो इमेजिनरी अगर पीछे की तरफ ले जाएं, ये देखो डॉट 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 ये पीछे की तरफ ले गए यहाँ पे। और ये वाला एरो भी अगर इमेजिनरी पीछे की तरफ लेके जाएं, तो ये पीछे की तरफ ये भी डॉट डॉट करते हुए यहाँ ए डैश पे जॉइंट होगा। और यहाँ जॉइंट हुआ ना, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बनेगा। ये ऑब्जेक्ट बना ना ए डैश बी डैश, तो इसलिए इसकी पोजीशन कहाँ मिली आपको, बिहाइंड द मिरर मिली, मिरर के पीछे इसकी इमेज मिली आपको। और कैसे मिली, एनलार्ज, पीछे इमेज मिलेगी वो बड़ी मिलेगी। या मैंने जैसे बताया कि सी के इस तरफ आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो वो इमेज बड़ी ही मिलेगी। और नेचर कैसा, वर्चुअल, क्योंकि रियली तो ये दोनों लाइट जॉइंट हुई ही नहीं, वर्चुअल इमेजिनरी पीछे जॉइंट किए हमने, वर्चुअल और इरेक्ट सीधा मिला हमें, बराबर। तो ये स्पेशल पोजीशन हुई। कॉन्केव मिरर में हमेशा रियल और इन्वर्टेड मिलता है। सिर्फ एफ और पी के बीच में रखो ना, सिर्फ एफ और पी के बीच में रखोगे ना, तभी वर्चुअल और इरेक्ट मिलेगा। ठीक है, समझ में आई अब ये इमेजेस, बराबर ना। अरे ये जो 6 पोजीशन है ना, आपको तो खाली थियरी वाइज ये समझाई हुई है। अभी कॉन्वेक्स मिरर की भी जो पोजीशंस हैं वो अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। लेकिन समझो कि ये जो 6 पोजीशन थी ना, ये पोजीशन तो आपको यहाँ पे थियरी वाइज है। एक्चुअली प्रैक्टिकली इनका यूज जो है वो अलग होता है, जो आपको इस चैप्टर में समझाया हुआ ही नहीं है। कल मैंने आपको बताया था, आपको पता है कोई फेयर में, मॉल में आप कोई मिरर पैलेस में जाते हो, या मिरर हाउस में जाते हो, वहाँ मिरर हाउस में बहुत सारे मिरर रखे हुए हैं, जिसमें आप कभी बड़े हो जाते हो, छोटे हो जाते हो, पतले हो जाते हो। तो वो क्यों पता है, क्योंकि उस मिरर के जैसी पोजीशन पे आप खड़े होगे ना, वैसी इमेज आपको दिखाई देगी, कभी एनलार्ज कभी डायमिनिश्ड छोटी। समझ रहे हो आप बात को, कि जैसे आप कोई मिरर हाउस में गए, वहाँ सामने आपके मिरर है और आप उसके सामने खड़े हो, तो अगर अगर आप उस मिरर के, वो जो मिरर हुआ उस मिरर के बिल्कुल सेंटर पे खड़े हो गए ना, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब उस वक्त हम लोग उस सेंटर ऑफ कर्वेचर मापते ही नहीं है, उस वक्त तो हम लोग अपनी इमेज देखकर खुश होते हैं। कि अगर आप उस मिरर के सामने एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़े हो गए ना, तो आपको आपकी इमेज एज इट इज दिखाई देगी। हमने रूल देखा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़े रहो तो सेम साइज की दिखाई देती है।
कि अगर आप जो है वो उस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जाकर खड़े रहोगे, है ना, अगर वो कॉन्केव मिरर हुआ तो उसके पीछे जाकर अगर आप खड़े रहे तो आपकी इमेज आपको छोटी दिखाई देगी, आप थोड़े छोटे हो जाओगे या थोड़े पतले हो जाओगे। अगर आप उस सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा पास में जाकर खड़े हुए ना, उस मिरर के थोड़ा पास में गए, तो आप एकदम बड़े हो जाओगे, आपकी इमेज एनलार्ज मिलेगी, बराबर ना। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस साइड अगर खड़े हुए आप, तो आपको आपकी इमेज एकदम एनलार्ज दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी। समझ रहे हो ये? तो यही रूल है कि जिससे कॉन्केव मिरर से अलग अलग तरह की इमेजेस बनती हैं। समझ में आया ना? तो आज जैसे कॉन्केव मिरर की हमने ये इमेजेस देखी ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो है वो नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से ये वीडियो देखो, फिर से जो है वो ये 6 सिचुएशंस और वो रूल्स समझो, ठीक है? तो ये समझने में एक दो बार समझोगे ना तो माइंड में बैठ जाएगा कि एक्चुअली ये पोजीशंस क्या है। तो आज जैसे कॉन्केव मिरर की हमने ये इमेजेस देखी, अब ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर की इमेजेस हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।